यहाँ पर हम इसके जो विभवमापी प्रयोग में जो वाइवा होता है, वाइवा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ पर एग्जामिनर के सामने आप जब खड़े हों तो आपके पास कौन कौन सी जानकारियाँ होनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। फ्रेंड्स, सारा खेल होता है कॉन्फिडेंस का, और कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन से ही हमें कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से हम जवाब दे पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आपका आज और कल में एग्ज़ाम है तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए आपके प्रयोग से संबंधित, या फिर जो भी आपने चार्ट पेपर में बना रखा है या जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसमें। तो देखिए, आइए हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछेगा आपके प्रैक्टिकल प्रयोग में। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपका ऑब्जेक्ट क्या है या फिर आपका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल लिखते समय सबसे ऊपर जो लिखा जाता है उद्देश्य लिखा जाता है, उसके बाद आवश्यक सामग्री और फिर सूत्र सिद्धांत, ये सब क्रम से लिखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका उद्देश्य है, या जो भी आपके प्रैक्टिकल का जो हेडिंग है वो क्या है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम विभवमापी प्रयोग में पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य है, विभवमापी द्वारा किसी प्राथमिक सेल यानी कि लैग्रांज सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। क्या बोलेंगे आप? विभवमापी द्वारा किसी प्राथमिक सेल लैग्रांज सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा कि इस प्रयोग में आवश्यक उपकरण क्या हैं। तो यहाँ पर आप बताएंगे जो जो चीज़ें आपने अपने प्रैक्टिकल में यूज किया है उसको आप बताएंगे। विभवमापी, संचायक सेल, लैग्रांज सेल, प्रतिरोध बॉक्स, धारामापी, धारा नियंत्रक, 2 प्लग कुंजी तथा संबंधक तार। यहाँ पर ये थोड़े से अटपटे से शब्द जो लग रहे होंगे, कुछ आपको ये परिचय वाले शब्द मिल रहे होंगे जिनसे आप परिचित होंगे, कुछ अपरिचित शब्द मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रैक्टिकल का लिंक दिया हुआ है, और इस लिंक पर जब आप टच करेंगे तो ये जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर विभवमापी प्रयोग, ये सारा कुछ जो यहाँ पर आप बोला जा रहा है, यहाँ पर सामग्री, वो सामग्री वहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रयोग को भी आप लाइव देख सकते हैं, इसका वीडियो देख सकते हैं, और इस वीडियो को मैंने ही शूट किया है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये पूरा देख लेते हैं, 12 से 15 मिनट का वीडियो अगर आप देख लेते हैं, तो पूरा आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विभवमापी का आंतरिक प्रतिरोध आप किस सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो जो तीसरा जो क्वेश्चन निकल करके आता है कि इस जो प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल में जो आप फार्मूला यूज करेंगे आंतरिक प्रतिरोध के लिए, वो फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या है? जी हाँ, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर कोष्टक में E/V-1, या फिर हम इसी के बराबर में लिख सकते हैं R, यहाँ पर देखिए L1 बाई में L2-1 ओम। तो यही L1 और ये L2 जो है, यही हम अपने प्रेक्षण में निकालते हैं, हम अपने प्रैक्टिकल में यही लंबाई हम निकालते हैं, और लंबाई का मान इस फार्मूले में रखकर, और ये प्रतिरोध हम प्रतिरोध बॉक्स से निकालते हैं। ये देखिए प्रतिरोध बॉक्स है, तो प्रतिरोध बॉक्स से हम प्रतिरोध 1 ओम का निकाल कर करते हैं, फिर 2 ओम का निकाल कर करते हैं, 3 ओम का, इस तरह से निकाल के अलग अलग करते हैं। अलग अलग प्रेक्षण हम आर का ज्ञात करते हैं, R1, R2, R3, और तीनों के फिर जितने भी हम प्रेक्षण करेंगे सबका हम मध्यमान निकाल लेंगे, यानी कि एवरेज निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास हमें 3 प्रेक्षण लेने होते हैं, ये बाह्य प्रतिरोध, इसके बाद यहाँ पर L1 और ये L2, ठीक है, जिस लंबाइयों पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। अब कोई भी अगर फार्मूला होता है तो उसमें जो जो चीज़ें आई हैं उनको जानना जरूरी है। तो देखिए इस फार्मूले में स्मॉल r क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r। ये जो E है, E क्या है, द्वितीयक परिपथ के सेल का विद्युत वाहक बल। तो अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है द्वितीयक और परिपथ, तो इसको समझना जरूरी है। तो इसके लिए आपको फिगर देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग फिगर ले लेते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, फिगर है, किसका फिगर है, ये जो चित्र है किसका है, विभव मापी द्वारा किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए 2 पॉइंट होते हैं, ये A और B, ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं और इसमें देखिए इनके बाएं तरफ एक सर्किट है जिसको कि मुख्य परिपथ या प्राथमिक परिपथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राथमिक परिपथ या मुख्य परिपथ, ठीक है, ये मुख्य या प्राथमिक परिपथ है, ठीक है। और जो दूसरे तरफ ये इसके दाहिने तरफ जो होता है इसको बोला जाता है द्वितीयक परिपथ। तो अब देखिए यहाँ पर आप समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए एक बैटरी लगा हुआ है प्राथमिक परिपथ या मुख्य परिपथ में और एक बैटरी लगा हुआ है द्वितीयक परिपथ में। तो अब यहाँ पर समझिएगा, ये जो द्वितीयक परिपथ में लगा हुआ है इसी को कहा जाता है लैक-लांसे सेल। क्या कहा जाता है, लैक-लांसे सेल कहा जाता है इसको, ठीक। तो E क्या है, द्वितीयक परिपथ के सेल का विद्युत वाहक बल। तो ये बैटरी है, तो बैटरी का कुछ न कुछ विद्युत वाहक बल होता है, सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो ये E है। V क्या है, अब V क्या है, द्वितीयक परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर सेल का टर्मिनल विभवांतर, ये तो विद्युत वाहक बल था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसमें धारा प्रवाहित होगी, द्वितीयक परिपथ में जब ये धारा प्रवाहित होगी तो जो सेल का टर्मिनल विभवांतर होगा, इसमें जो इसके सिरों के प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा वही है V। इसके बाद R क्या है, द्वितीयक परिपथ में लगा प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ प्रतिरोध बॉक्स है, इस प्रतिरोध बॉक्स से हम 1 ओम की कुंजी निकाल लेंगे तो 1 ओम का प्रतिरोध इस परिपथ में लग जाएगा। अगर हम 2 ओम का निकाल लेंगे तो 2 ओम का प्रतिरोध इस परिपथ में लग जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए क्या है, L1। L1 क्या है, L1 है अविक्षेप बिंदु तक तार की लंबाई जब द्वितीयक परिपथ में R न लगा हो, ठीक है। तो देखिए द्वितीयक परिपथ में R न लगा हो, तो देखिए एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम ये जो K2 है इसको खुला छोड़ देते हैं और K2 खुला छोड़ देते हैं तो इसमें कोई प्रतिरोध नहीं लगता है और ये जो सेल लगा हुआ है ये पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तब उस कंडीशन में जब हमें जहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है वो लंबाई होती है L1, ठीक है। अब L2 क्या होती है, L2 बिंदु तक तार की लंबाई जब द्वितीयक परिपथ में प्रतिरोध R लगा हो। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अभी तो ये खुला हुआ था, अब हम इस कुंजी को बंद कर देते हैं, यानी यहाँ पे बिंदु लगा देंगे, बंद कर देंगे और यहाँ से कोई प्रतिरोध निकाल लेंगे। जब प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध निकाल करके इसको बंद कर देंगे तो ये प्रतिरोध इस परिपथ में लग जाएगा। उस कंडीशन में हमें यहाँ पर हम A और B के बीच ये जो तार आप देख रहे हैं, इस तार के बिंदुओं के बीच हम जॉकी को टच कराते हैं, J को टच कराते हैं और जहाँ पर भी हमें शून्य विक्षेप स्थिति मिलता है उस लंबाई को, ये देखिए यहाँ पर मीटर पैमाना लगा है, तो जहाँ पर भी शून्य विक्षेप आता है एकदम इसी के ठीक ऊपर हम पैमाने द्वारा उसकी लंबाई को पढ़ लेते हैं, तो वो होता है L2। क्या होता है, L2, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा, आगे क्वेश्चन क्या पूछेंगे एग्जामिनर, क्या आप चित्र से प्रयोग विधि समझा सकते हैं। तो देखिए चित्र हमारे पास है, तो चित्र से हमें प्रयोग विधि समझाना है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए प्रेक्षण तालिका की भी जरूरत होगी, तो चलिए यहाँ पर हम प्रेक्षण तालिका देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए जरा, आपको एक चीज़ यहाँ पर समझना होगा, तो चलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं,
ठीक है। इसके बाद हम इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक जो क्वेश्चन निकल करके आ रहा है 9वां क्वेश्चन, इसको समझ लीजिएगा। यदि अविक्षेप स्थिति चौथे तार पर 36 सेमी आता है तो संतुलित लंबाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमको संतुलित लंबाई पूछा है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अविक्षेप की स्थिति चौथे तार पर, किस तार पर, चौथे तार पर। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चित्र में ए और बी बिंदु हैं, ए और बी, तो ए और बी के बीच ये जो तार आप देख रहे हैं, ये तार देखिए ऐसे मुड़ा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा 1 मीटर होता है। कितना होता है, 1 मीटर। ये जो मीटर पैमाना आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं ये तार देखिए मुड़ा हुआ है, फिर देखिए ऐसे मुड़ा हुआ है, फिर ऐसे मुड़ा हुआ है, फिर ऐसे मुड़ा हुआ है और फिर ऐसे मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको तारों को कहें तो देखिए 1 तार, 2 तार, 3 तार और ये 4 तार। ये कितने तार हैं, 4 तार हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन में यहाँ पे जो पूछा गया है कि अविक्षेप स्थिति चौथे तार पर 36 सेमी है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो अविक्षेप की स्थिति आ रहा है, ये देखिए चौथा वाला जो बी के बगल में है, यहाँ पर मान लीजिए 36 सेमी पर आ रहा है, यहाँ पर 36 सेमी पर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 36 सेमी पर आ रहा है, तो अब हमें पूरे तार की लंबाई चाहिए। क्या चाहिए, पूरे तार की लंबाई। तो अब यहाँ पर देखिए तार की लंबाई हम हमेशा ए बिंदु से लेते हैं। किससे लेते हैं, ए बिंदु से। तो देखिए यहाँ से देखिए ये एक बार 100 सेंटीमीटर, फिर दोबारा से 200, फिर तिबारा से 300। ठीक है, और उसके बाद 300 तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए यहाँ ऊपर 36 लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, मान लेते हैं 36 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 36 लिखा हुआ है, तो ये 36 देखिए यहाँ पर भी हमसे पूछा गया कि अगर 36 सेमी है तो आप ना संतुलित लंबाई हमें बताइए। एग्जामिनर पूछेगा आप बताइए अगर आपका जो अविक्षेप की स्थिति चौथे तार पर, तीसरे तार पर, दूसरे तार पर, यहाँ पे ये अंक बदल सकता है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जितने भी तार पर कहेगा उसको हम क्या कर लेंगे, उससे एक कम कर लेंगे। जैसे चौथे तार पर कहा है तो हम 3 कर लेंगे। अब 3 कर लेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा। क्यों 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये जो मीटर पैमाना है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर का है। तो जब बताइए जब चौथे तार की बात की जा रही है, बीच में ही शून्य विक्षेप मिला है, तो 3 तार तो पूरा है। देखिए 1 तार, 2 तार और ये 3 तार, तो ये 3 तार तो पूरे हैं। और चौथे पर यहाँ पर 36 सेमी पर ये इसके सामने 36 दिख रहा है। तो यहाँ पर हम जितना भी कहेंगे, जिस भी तार की बात होगी उससे एक कम कर लेंगे और उसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। किसका गुणा कर देंगे, 100 का। इसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर ये जो भी हमें यहाँ रीडिंग मिलेगा, जैसे यहाँ 36 सेमी बताया गया है, इस यहाँ पे कितना बताया गया, 36 सेमी, इसको हम 100 में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो 3 तो पूरा है, इसके बाद देखिए 36 तो इधर से ना है, सीधा 36 है, लेकिन हमें ये तार देखना है, तो ए से हम लेंगे लंबाई। तो देखिए 100, 200, 300 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 300 हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए अब ये 36 इधर से है, लेकिन हमें चाहिए इधर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल पूरे में से हमें 36 को माइनस करना पड़ेगा। जब हम 36 को माइनस करेंगे तो यहाँ तक की ये जो दूरी है कितनी आ जाएगी, 64। कितनी आ जाएगी, 64। अब ये 300 पूरे हुए थे और प्लस इसका 64, तो कुल मिला के 364 सेमी हमारा संतुलित लंबाई होगी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए जब अगर आप ये समझ गए तब आप यहाँ पर प्रैक्टिकल को भी समझ सकते हैं। तो देखिए आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर ये हमने प्रेक्षण तालिका ले लिया है। तो प्रेक्षण तालिका में समझिएगा ये हमारा क्या है, हमारा चित्र है और यहाँ पर ये हमारा प्रेक्षण तालिका है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कंडीशन है, जब कुंजी K2 खुली है और जब कुंजी K2 क्या है, बंद है। ठीक है, तो जब हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुंजी K1 को लगा लेते हैं।
कुंजी K1 को लगाने के बाद जो हमारा जॉकी है, जॉकी को हम सबसे पहले सिरे A के समीप में टच कराते हैं। जब हम A के समीप टच कराएंगे तो यहाँ पर ये जो धारा मापी है इसमें विक्षेप एक दिशा में प्राप्त होगा, मतलब जो सुई होगी वो एक दिशा में ऐसे घूम जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहा मैंने, कुंजी K1 को बंद करने के पश्चात हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको टच कराते हैं अपने। अभी तो देखिए जब हम इसको जब बंद करेंगे तो ये देखिए यहाँ से धारा यहाँ से होते हुए यहाँ से ये पूरा ये होते हुए ये पूरा होते हुए यहाँ पर जाकर रुका रहेगा। क्या रहेगा, जॉकी तक जाकर रुका रहेगा। जैसे ही हम टच कराएंगे ए के नज़दीक तो यहाँ पर ये जो इनका जो डिफरेंस होगा, धाराओं का जो अंतर होगा या विभव का जो अंतर होगा, उसकी वजह से विक्षेप एक दिशा में प्राप्त होगा। ठीक है। अच्छा, तो अब ए के करीब हमने स्पर्श करा लिया, टच करा लिया। अब हम टच कराएंगे बी के करीब, यानी कि बिंदु बी के पास में टच कराएंगे, सबसे आखिरी सिरे पर टच कराएंगे। जब आखिरी सिरे पर टच कराएंगे तो ये विक्षेप दूसरी दिशा में प्राप्त होगा। यानी देखिए अभी इसमें विक्षेप ऐसे था, अब विक्षेप कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो परिपथ है ये सही है। अगर विक्षेप दोनों बार एक ही दिशा में आ रहा है तो ये क्या है, ये थोड़ा सा मतलब इसमें कहीं ना कहीं जो है जोड़ने में परिपथ में कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई है। ठीक है। तो अब हमने मान लीजिए एक दिशा में ए के पास टच कराया, एक दिशा में बी के पास टच कराया, दूसरे दिशा में विक्षेप प्राप्त हो रहा है, परिपथ सही है। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें प्रेक्षण तालिका को अपने भरना है। क्या करना है, प्रेक्षण तालिका को भरना है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुंजी K1 को हम बंद करते हैं। कुंजी K1 को क्या करते हैं, ये बंद कर देते हैं। तो ये बंद हो गया, ये हमेशा बंद ही रहेगा। ठीक है। और धारा परिपथ में जाती रहेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो K2 है ये K2 खुली अवस्था में है, यानी इसमें कोई प्रतिरोध इस परिपथ में लगाया नहीं गया है। इस कंडीशन में जबकि यहाँ पे कोई प्रतिरोध लगाया नहीं गया है तो इस कंडीशन में इसका मान रख के हम यहाँ R1 मतलब R निकाल लेते हैं, यानी फर्स्ट कंडीशन में। इसके बाद यहाँ पे दूसरे कंडीशन में R2 निकालेंगे, यानी द्वितीय स्थिति में आंतरिक प्रतिरोध, तृतीय स्थिति में। और फिर हम यहाँ सबका माध्य मान निकाल लेते हैं, यानी औसत मान सबका निकाल लेते हैं। तो R1 + R2 + R3/3। और यहाँ पर जो हम यहाँ पर हमारा आता है उतना ओम होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो इस तरह से हम अपना रीडिंग लेते हैं। और ऐसे हम ये दोनों चित्र जो थे ये बहुत ही समझने जरूरी थे, और यहाँ पर आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए, तो इस तरह से हम अपना प्रयोग कर लेंगे। इस तरह से आप उनको टीचर जी को बता देंगे जो भी एग्जामिनर होंगे। इसके बाद ये पूछा जाएगा कि विभव मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, विभव मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे। तो देखिए, बहुत से लोग बताते हैं ओम के नियम पर कार्य करता है, बहुत से लोग बताएंगे और कुछ। ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल जो एग्जैक्ट होगा वो क्या होगा। देखिए, विभव मापी में क्या होता है, विभव मापी में प्राथमिक परिपथ में जुड़ा संचायक सेल। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा फिगर ले लेते हैं हम। ठीक है, ये देखिए फिगर हम सामने रखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। अब यहाँ पर देखिए, विभव मापी में प्राथमिक परिपथ में जुड़ा संचायक सेल। तो देखिए, ये जो प्राथमिक परिपथ ये वाला है और ये है संचायक सेल। कौन सा सेल है, संचायक सेल। ठीक है, ये संचायक सेल है और ये कौन सा है, लैक्लांसे सेल है। ठीक, प्राथमिक परिपथ में जुड़ा संचायक सेल द्वितीयक परिपथ में जुड़े लैक्लांसे सेल के धन सिरे से एक ही बिंदु ए से जुड़े हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ देखेंगे तो इसका प्लस वाला भी इधर ही ए बिंदु से जुड़ा है और इसका प्लस वाला भी इधर ही ए बिंदु से जुड़ा है। अब आप समझिए, बैटरी से धारा निकलती है तो कैसे निकलती है, प्लस सिरे से निकलती है। यानी कि इधर से धारा निकल करके इधर आएगी, इधर से इसकी भी धारा निकल करके इधर आएगी और दोनों आपस में लड़ जाएंगे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जो भारी पड़ेगा वही धारा बहेगी, या तो पश्च दिशा में बहेगी या तो अग्र दिशा में बहेगी। इसीलिए यहाँ पर विक्षेप एक बार इधर आता है, विभवांतर इसका कम अधिक लंबाई के अनुसार होता है, तो एक बार इधर आता है विक्षेप और दूसरी बार उधर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
एक ही बिंदु से जुड़े हैं जिससे इनके ईएमएफ यानी इसका विद्युत वाहक बल भी इधर ही दिशा में, इसका विद्युत वाहक बल भी, दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तथा धारामापी में विक्षेप शून्य होने पर तो हम क्या करते हैं? हम बारी बारी से टच कराते हैं। यहाँ टच कराते हैं ए के नज़दीक, बी के नज़दीक, और इनके बीच में कहीं टच कराते हैं तो वहाँ हमें शून्य विक्षेप यहाँ पर मिलता है। क्या मिलता है? यहाँ पर शून्य विक्षेप मिलता है। तो धारामापी में विक्षेप शून्य होने पर संतुलन की दशा में जब ये विक्षेप शून्य होता है तो इसका जो विद्युत वाहक बल होता है इसके विद्युत वाहक बल के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। और फिर सूत्र की मदद से हम इनके मान निकाल लेते हैं। तो इस तरह से यही विभवमापी का सिद्धांत है, एकदम सरल भाषा में है। आप यहाँ पर सिंपल अगर कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? ऐसे कहेंगे, विभवमापी में संचायक सेल तथा लैग्रांज सेल एक ही बिंदु से जुड़े हैं। क्या कहेंगे? विभवमापी में संचायक सेल और लैग्रांज सेल एक ही बिंदु से जुड़े हैं जिससे ये एक दूसरे का विरोध करते हैं। और जब विरोध करते हैं और धारामापी में शून्य विक्षेप होने पर इनका जो ईएमएफ होता है ये आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इस तरह से हम कहेंगे। आगे पूछा जाएगा कि सेल के खुले तथा बंद परिपथ का क्या अर्थ है, यानी सेल का खुला होना और सेल का बंद होना, इसका परिपथ का क्या मतलब है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब सेल से धारा न ली जाए, क्या हो? जब सेल से धारा न ली जाए तो सेल खुले परिपथ पर होता है, और जब सेल से धारा ली जाए तो बंद परिपथ होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, सेल से धारा न ली जाए तो सेल खुले परिपथ पर, सेल से धारा ली जाए तो सेल बंद परिपथ पर होता है। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है, विभवमापी का तार किस पदार्थ का होता है? विभवमापी का तार किस पदार्थ का होता है? तो आप कहेंगे मैग्नीन या कांस्टेंटन का। किसका कहेंगे? मैग्नीन या कांस्टेंटन का। यह भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर लोहे का या अन्य किसी का क्यों नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो वहां पर आप क्या जवाब देंगे? यहां पर आप बताएंगे कि लोहे का या तांबे का या एल्यूमिनियम का इसलिए नहीं लिया जाता है कि इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, क्या होता है? प्रतिरोध ताप गुणांक। इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो बहुत ही अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, जिसकी वजह से हम इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं। या फिर विशिष्ट प्रतिरोध इसी का जस्ट अपोजिट होता है, तो आप कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध इनका कम होता है बहुत। इनका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ही क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध कम होने की वजह से हम इसको नहीं लेते। तो प्रतिरोध ताप गुणांक कहेंगे तो आप कहेंगे अधिक होने की वजह से नहीं लेते, या इसी का अपोजिट होता है विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध कम होने की वजह से नहीं लिया जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है? वो ये है, विभव प्रवणता किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर देखिए, तार की प्रति एकांक लंबाई पर होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो देखिए किसी किसी किताब में ये के लिखा हुआ है, किसी किसी किताब में कुछ दूसरा अक्षर। तो देखिए ये क्या होता है? ये होता है E/L। अगर इसका आप ई ले रहे हैं, इसको ई कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? E/L। एकांक लंबाई पर यानी L बराबर 1, एकांक लंबाई पर होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। अब बात आती है कि इसका मात्रक क्या होगा। तो देखिए इसका मात्रक क्या होगा? देखिए ई क्या है? वोल्टेज है, वोल्ट, और एल क्या है? मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट प्रति सेंटीमीटर भी यहाँ पर ये हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग तो पहले ही समझ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर एक शब्द आता है जॉकी। जॉकी क्या होता है? तो जॉकी क्या होता है? द्वितीयक परिपथ में जुड़े लैग्रांज सेल के ऋण सिरे से निकले तार के अंतिम सिरे पर एक टोपी लगी होती है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, फिर से समझिए ये क्या कहा जा रहा है। कह रहा है द्वितीयक परिपथ में, द्वितीयक परिपथ ए बी बिंदु के इस तरफ वाला ये पूरा द्वितीयक परिपथ है। अब इसमें देखिए लैग्रांज सेल के ऋण सिरे से निकले तार के अंतिम सिरे पर लगी टोपी।
तो देखिए लैग्रांज से ये है, इसका ऋण सिरा ये है, इसका ये जो सिरा निकल रहा है इसके अंतिम सिरा कहाँ, यहाँ पर आ जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो टोपी लगी होती है इसी को क्या कहा जाता है, जॉकी कहते हैं, जे कहते हैं। और इसी को टच करा करके हम यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा समझा कि विभव मापी के प्रयोग में जो पूछे जाने वाले जो प्रश्न उत्तर हैं इसको हम लोगों ने अच्छे से क्लियर किया, कवर किया। तो देखिए अगर आपको इतनी जानकारी है और ये पूरा पता है तो आपका आत्मविश्वास ऊपर रहेगा और आप टनाटन यानी कि बहुत ही आत्मविश्वास के साथ आप जवाब देंगे, और यही एग्जामिनर देखता भी है। हमारी सफलता हमारे कॉन्फिडेंस पर निर्भर करती है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत सदा। ठीक है, तो आप ये लिंक में ये वीडियो देख लीजिए जिसमें कि प्रैक्टिकल पूरा लाइव करके दिखाया गया है। इसके बाद बाकी जो बची जानकारियां थी यहाँ पर मैंने आपको दे दिया, कैसे आपको आपकी प्रेक्षण तालिका भरा जाएगा, कैसे आपका फिगर होता है। ऑल दी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल के लिए। प्रभात इंस्टीट्यूट आपके सफलता की मंगल कामना करता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।